तो आज हम बात करने वाले हैं एक मांगा के बारे में जो तुम्हें थोड़ी बज़क जैसी फील होगी, बिकॉज बज़क से पहले केंतारो मियोरो ने इसे बनाया था। एक्चुअली में इसकी स्टोरी को लिखा है ब्रोनसन ने। इफ यू डोंट नो, ही इज ऑल्सो द राइटर ऑफ वन ऑफ द गोटेड मांगा फेस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार। ये नहीं पता तो तुमने वो तो सुना ही होगा। お前はもう死んでいる。何 सो यस, वो इसी एनिमे का है और हाँ, इसका आर्ट वर्क इलस्ट्रेट केंतारो मियोरो ने किया है, इसलिए तुम्हें इसे पढ़ते वक्त बज़क की याद आएगी। एंड यस, ये थोड़ी छोटी मांगा है, लाइक अ वन शॉट। एंड जब मैंने इसे पढ़ा ना, तो मुझे काफी सही लगी यार इसकी स्टोरी उस टाइम के हिसाब से। इसके ट्विस्ट वगैरह भी काफी तगड़े हैं और इसमें काफी हद तक जो स्टोरी और कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। और हाँ, इस मांगा का जापानीज में नाम है औरो, बट इन इंग्लिश वो इसे कहते हैं द किंग ऑफ वुल्व्स। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे डिस्कॉर्ड को जाकर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यारे औरो। तो गाने की शुरुआत होती है कि एक जगह एक टूर्नामेंट चल रहा था जिसमें सामने वाला बंदा अपने ओपोनेंट पर इतना खींच कर हमला करता है कि उसकी स्टिक तक टूट जाती है और वो जीत जाता है। उस बंदे का नाम था ईबा, जो कि जापान का सबसे अच्छा केंडो प्लेयर है और उसी के साथ 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट भी। और उसकी गर्लफ्रेंड क्योको भी वहीं थी। उसके बाद वो दोनों अपने अपार्टमेंट जाते हैं एंड यू नो व्हाट कि वो रात में क्या करेंगे, दी ऑब्वियस। अब उसके अगले दिन ईबा को अपने एक काम के सिलसिले में सिल्क रोड जाना था 2-3 महीने के लिए। जाते हुए उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक लॉकेट भी देती है, लेकिन अब क्या होता है कि उसे गए हुए 1 साल हो जाता है और वो वापस नहीं आता। उसे ढूंढते हुए क्योको भी वहां जाती है। वहां वो देखती है तो वहां एक बड़ा सा डेजर्ट था। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी उसे सामने ईबा का लॉकेट वहां पड़ा मिलता है और जब वो पीछे देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां आसमान में एक बड़ा सा ब्लैक होल बन जाता है। जिसके बाद उसके सर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है और फिर वो उस ब्लैक होल में खींची चली जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एक कमरे में थी, उसके कपड़े बदल गए थे और जब वो बाहर देखती है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा टाउन है। फिर वहाँ एक औरत आती है जो उसे वहां लेकर आई थी और उससे बात करके उसे पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल कर टाइम में पीछे आ गई है। इस वक्त वो चाइना के सब कॉन्टिनेंट जाया में है और साल है 1212। उसके बाद वो बाहर घूमने जाती है। अब क्या है कि इस टाइम पर इस कंट्री में राज मंगोलियंस का था। कई वहां उनके सोल्जर्स आते हैं जहाँ सब लोग अपने सर झुका लेते हैं, लेकिन क्योको सर झुकाने में लेट कर देती है और ये उसका जनरल नोटिस कर लेता है और उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद वो उसे उठवा लेता है और अपने कैसल में ले जाकर उसके कपड़े फाड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन क्योको भी उसे साफ कह देती है कि अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जीभ काट कर सुसाइड कर लूंगी। उसे उसका ये एटीट्यूड पसंद आ जाता है और फिर वो उसे तैयार करके ले जाता है अपने स्टेडियम। अब क्या है कि उस टाइम पर टीवी, नेट या इंस्टाग्राम रील्स वगैरह तो नहीं थी, तो उनका जो एंटरटेनमेंट था वो यही स्टेडियम था जहां वो सोल्जर्स को टिल डेथ लड़वाते थे। तभी वहां एक वॉरियर आता है लड़ने के लिए, जिसे जब क्योको देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये तो बिल्कुल ईबा जैसा लग रहा है। अब उसका अपोनेंट एकदम हल्क जैसा उस पर हमला करने के लिए आता है, तो वो अपनी तलवार से इतनी ताकत से हमला करता है कि उसका जो हथियार होता है वो तो टूटता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके हाथ तक मुड़ जाते हैं। फिर वो अपनी ब्लेड की शार्प साइड को घुमाकर उस पर हमला करता है ताकि वो ना मरे। और इस पोजीशन में उसे अटैक करते हुए देखकर वो समझ जाती है कि ये तो ईबा ही है। वो उसका नाम चिल्लाते हुए वहां भागती है। तभी ईबा भी उसे पहचान लेता है और कहता है क्योको, तुम यहाँ कैसे? फिर उसे रियलाइज होता है कि हाँ, क्योको भी उस ब्लैक होल ने इधर खींचा होगा। तभी वो जनरल क्योको को अपने सोल्जर से पकड़वा लेता है और ईबा को भी सोल्जर से घिरवा देता है और उसे कहता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो? वो कहता है हाँ, ये मेरी औरत है। वो कहता है मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे सामने झुककर रिक्वेस्ट करनी होगी। वो फिर झुककर रिक्वेस्ट करने लगता है और तभी वो एक खंजर उसकी थाई में मारकर उसे घायल कर देता है और उसे कहता है ये औरत मेरी है, मैं ये किसी को नहीं देने वाला। और फिर वो उसे वॉर के एक बैटल फ्रंट में फिकवा देता है मरने के लिए, लेकिन वो वहां से भी उन सबसे लड़कर जैसे तैसे वहां से निकल आता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि साला ये वहां से भी बचकर निकल आया। अब ईबा को गुस्सा आ रही थी। वो कहता है तेरे को तो मुझे जान से ही मारना होगा
और फिर वो उन दोनों की बैटल होती है और वो उसे पछाड़ रहा था अपनी ताकत से। वो जनरल कहता है, मैं मंगोलियन एम्पायर में जेंगिस खान के बाद दूसरा सबसे खतरनाक सोल्जर हूँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब ईबा दिमाग चलाता है और जैसे ही वो इस बार उस पर हमला करने के लिए आता है, वो जंप मारकर उसे डॉज करता है और ऊपर से उस पर अटैक करता है और उसे 2 हिस्सों में काट देता है। फिर वहां से एक घोड़ा लेकर वो क्योको को लेकर वहां से निकल रहा था, तभी वो देखता है कि वहां मंगोलियंस की पूरी आर्मी आ जाती है। तभी वहां उनका एक और बड़ा सा सोल्जर आता है और कहता है, तो वो तुम थे जिसने हमारे जनरल को मारा, आओ मेरे साथ, किंग जेंगिस खान तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर वो उसके साथ जाता है और वो देखता है जेंगिस खान को, जो कि एक बीस्ट था, और उसे देखकर ईबा को गूज़बम्स आ जाते हैं क्योंकि उसने मंगोलियन एम्पायर के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा था। इफ यू डोंट नो, तो मंगोलियन एम्पायर इतना बड़ा था, उसमें रशिया, चाइना, ईरान और कई पार्ट्स थे एशिया और यूरोप के भी। इतना सब कुछ उसने एक जन्म में जीता था। अब उसका पर्सनल सोल्जर बताता है कि जब हमारे किंग अपने होमलैंड पे रहते थे तब इनका नाम था योशितुने मिनामोटो एंड मेरा पहले नाम था बेंकेई मोशाशिबो। अब ये सुनकर ईबा की फट जाती है क्योंकि अगर तुमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो तुम्हें पता होगा कि योशितुने मिनामोटो और ये बेंकेई बहुत ही ज्यादा खतरनाक वॉरियर थे। उनकी एक दूसरे से बैटल भी हुई थी जिसमें योशितुने जीतता भी है। फिर बेंकेई बताता भी है कि बैटल ऑफ कोरोमोगावा में हम हार गए थे, जहां हमें दुश्मनों ने घेर भी लिया था, लेकिन हम जैसे तैसे वहां से निकल आए। उसके बाद लॉर्ड योशितुने और मैं अपने देश जापान को छोड़कर एशिया की तरफ आ जाते हैं और वहां फिर हमने अपनी एक आर्मी बनाई और फिर कब्जा कर कर के बैटल्स को जीत कर ये आज जेंगिस खान बन चुके हैं। अब जेंगिस खान उससे पूछता है कि तुम कहां से हो। अभी बस सोचता है अब इसे क्या बताऊं टाइम ट्रैवल के बारे में। वो सिंपल बोलता है कि मैं भी आपके ही होमलैंड जापान से हूँ। वो फिर घोषणा करता है और कहता है, आज से तुम मेरे आर्मी के नए जनरल। अब वो क्योको को जाकर बताता है पूरी सिचुएशन के बारे में और कहता है कि हिस्ट्री में देखें तो जेंगिस खान 1227 में मरेगा, इसका मतलब अभी भी 15 साल हैं। अभी हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, अभी जैसे चीजें चल रही हैं वैसे चलने दो। उसके बाद बेंकेई वहां आता है और उससे कहता है, भाई तुसी आज जनरल बने हो, पार्टी शार्टी बोतले शोतले तो खुलनी बनती हैं। वो फिर दोनों बैठ कर पी पा रहे होते हैं और ईबा उसे पूछता है कि जेंगिस खान का कभी इरादा नहीं है कि अपने होमलैंड वापस जाने का। वो कहता है नहीं, क्योंकि उनका जो प्यार था, उनकी वाइफ सुजुका गोसेन, वो काफी टाइम पहले इस दुनिया से जा चुकी है। अब उनका सिर्फ एक ही सपना है, अपने मंगोलियन एम्पायर को जितना हो सके उतना ज्यादा बढ़ाना। वैसे वो ऑलरेडी किंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स बन चुके हैं और उनका एक निकनेम भी है, किंग ऑफ वुल्फ्स। उसके बाद ईबे उनके साथ कई सारी बैटल्स लड़ता है जिसमें हर बार मंगोलियन आर्मी दूसरों को पछाड़ रही थी और उनका एम्पायर और एक्सपेंड होता जा रहा था। अब ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ईबे का एक बेटा होता है जिसे देखकर वो बहुत खुश था। तो वहां से बेंकेई भी आता है और उसे गोदी में लेता है। अब उसका और ईबे का रिलेशन 1 साल में इतना ज्यादा अच्छा और इतना क्लोज हो गया था कि वो उस बच्चे को अपना ग्रैंडसन बोल रहा था। अब ये खबर जब वो अपने किंग जेंगिस खान को बताता है, वो कहता है बहुत ही अच्छी बात है, चलो अब मेरे जाने के बाद मेरे एम्पायर को संभालने वाला कोई तो मुझे मिल ही गया। फिर हमें पता चलता है कि जेंगिस खान ने ईबा को अपने साथ इसलिए रखा था ताकि उसका और क्योको का जो बच्चा होगा वो उसे अडॉप्ट करके उसे अपना नया हायर बना सके। जेंगिस कहता है बच्चे को सिर्फ एक ही बाप की जरूरत है, जाओ जाकर ईबा को मार दो। ये सुनकर बेंकेई हिल जाता है, लेकिन वो अपने किंग की बात टाल भी नहीं सकता था। ये सिचुएशन वैसे है जैसे शिवगामी देवी के ऑर्डर पर कटप्पा को बाहुबली को मारना पड़ता है, सेम इमोशन। कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है। वो फिर उसे पहाड़ पर अकेले बुलाता है और उसे कहता है, अभी तक जितने भी जनरल आए तुम उसमें सबसे बेहतर थे, लेकिन ईबा माफ करना, अब मुझे तुम्हें मारना होगा। और फिर उन दोनों की बैटल होने लगती है। ईबा फिर उससे पूछता है कि क्यों मुझे तुम मार रहे हो। फिर उसके बाद वो उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है कि क्यों वो उसे मार रहा है। और तभी पीछे से क्योको भी वहां आ जाती है और उसे बताती है कि हमारे बच्चे को जेंगिस खान के सोल्जर्स अपने साथ ले गए हैं। अब ईबा को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है मैं अपने बच्चे को किसी को ले जाने नहीं दूंगा। अब उससे लड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है। अब बेंकेई बहुत ही खतरनाक था, लेकिन ईबा भी कुछ कम नहीं था। बेंकेई कहता है हम दोनों की पावर्स लगभग बराबर ही हैं, लेकिन बैटल का एक्सपीरियंस मुझे तुमसे ज्यादा है। और वो उसे लात मार कर पीछे कर देता है और उस पर अपने हथियार से हमला करने के लिए आता है,
लेकिन तभी लात से वो उसके हथियार को रोक लेता है और कहता है कि मैंने भी 1 साल में बैटल कॉम्बैट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है। फिर वो उसे लात से डिफ्लेक्ट करके खड़ा होकर तुरंत ही उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन ईबा ने अपनी तलवार फ्लिप कर रखी थी। बेंके कहता है आखिर क्यों तुमने मुझे नहीं मारा? वो कहता है कैसे मार देता, यू आर माई ओनली फ्रेंड। तभी हम देखते हैं कि वहां जेंगिस खान खुद आ जाता है और कहता है मुझे लगा ही था कि बेंके ये काम नहीं कर पाएगा। और अब उसकी बैटल जेंगिस खान से होने वाली थी। अब हिस्ट्री के हिसाब से जेंगिस खान 1227 तक जिंदा रहेगा और अभी 1213 है। इसका मतलब इस फाइट में ईबा को ही हारना पड़ेगा। उनकी फाइट स्टार्ट होने वाली होती कि तभी जेंगिस खान का एक सोल्जर आता है और उसे बताता है कि जिनकी आर्मी ने उन पर हमला कर दिया है। जेंगिस कहता है ईबा हमारी बैटल अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पर है, तब तक तुम्हारा बच्चा मेरे पास ही रहेगा। और फिर वो वहां से चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां आसमान में फिर से वो ब्लैक होल आ गया था। ईबा कहता है क्योको ये बहुत अच्छा चांस है यहाँ से निकलने का। वो क्योको से कहता है तुम उस क्लाउड के पास चली जाओ, मैं अपने बच्चे को लेकर वहां तुरंत आता हूँ और फिर हम तीनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर वो पीछा करते हुए जेंगिस खान के पास जाता है और उसे चैलेंज करता है। जेंगिस कहता है क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? चलो कोई नहीं, वैसे भी ये 1-2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। और अब वो उस पर हमला करता है, जिसके वार को डॉज करते हुए ईबा का जो पैर था वो जमीन के अंदर धंस जाता है। उसकी पावर देखकर वो हिल जाता है। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड स्किल्स दिखाता है, जिससे जेंगिस खान भी इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद उनका कॉम्बैट चलता है काफी देर तक, जिसमें वो दोनों ही अटैक और डॉज कर रहे थे। तभी जेंगिस इतनी पावर से हमला करता है ईबा की तलवार को वो काट कर वो आर पार कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है और कहता है जल्दी खड़े हो, मैं अपना फाइनल ब्लो तुम्हारे मुंह पर मारना चाहता हूँ। पीछे बैंक ही समझ जाता है कि ईबा अब मरने वाला है, तो वो उसके बच्चे का मुंह ढाक देता है और कहता है तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए। ईबा फ्रस्ट्रेशन में कहता है साले बच्चा चाहिए तो शादी करके खुद कर लेना, मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? जेंगिस कहता है शादी, बच्चे, मेरी पत्नी और बच्चे बहुत पहले ही मर चुके हैं और उसके बाद मुझे किसी और औरत में दिलचस्पी भी नहीं है। ईबा कहता है तो तुम्हें ये अच्छे से पता होगा कि एक बाप से उसके बच्चे को छीनना कितना दर्दनाक होता है उसके बाप के लिए। और फिर ईबा अपने केंदो वाले पोजीशन में आ जाता है और अपने दिमाग को शांत करता है। अब जेंगिस ये देखकर हंसने लगता है, पता नहीं क्या कर रहा है अभी। और फिर वो उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो उसे डॉज करके उसके हाथ को इंजर्ड कर देता है। अब इसके बाद जेंगिस को गुस्सा आ जाता है और अब वो फ्रस्ट्रेशन में सीधा फाइनल ब्लो के लिए जाता है और यही ईबा का प्लान था। अब जैसे ही वो उस पर पूरी ताकत से हमला करता है, ईबा इस सिचुएशन का फायदा उठाकर गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि वो छलांग मारकर ऊपर चला गया था और इतने जेंगिस कुछ समझ पाता वो उसका कंधा काट देता है। जेंगिस कहता है तुमने मेरे सर पर हमला करके मुझे खत्म क्यों नहीं कर दिया? वो कहता है अभी तुम्हारे मरने का टाइम नहीं है। और फिर वो अपने बच्चे को लेकर वहां से जाने लगता है कि तभी जेंगिस उसे कहता है रुको, और फिर वो अपनी तलवार से अपने आप को चीर देता है। किंग ऑफ मंगोलियन एक बैटल को हार कर बेशर्मों की तरह जी नहीं सकता। ईबा सोच रहा था कि भैन क्या हो रहा है, हिस्ट्री में तो जेंगिस खान 1227 तक जिंदा रहता है, ये 14 साल पहले कैसे मर रहा है? जेंगिस खान कहता है अभी जेंगिस खान मरा नहीं है, आज से तुम हो जेंगिस खान, नाउ यू आर द न्यू किंग ऑफ वुल्व्स। और फिर वो बेंकाई से अपने आखिरी शब्द कहता है चलो फाइनली अब मैं अपनी बीवी और बच्चों से आखिरकार मिल पाऊंगा। अब उसके मरने के बाद बेंकाई ईबा से कहता है ईबा दिस इज अ लेगेसी ऑफ जेंगिस खान, तुम्हें इसे आगे लेकर ही जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ टावर पर क्योको ईबा का वेट कर रही थी। ईबा अपने बच्चों को लेकर वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन बेंकाई उसे जाने से रोक रहा था। तभी उनका सोल्जर आता है और उन्हें बताता है कि जिनकी आर्मी उनकी टेरिटरी में घुस चुकी है, आपको जल्दी चलना होगा। अब ईबा सोचता है कि अगर आर्मी ऑफ जिन ने मंगोलियन आर्मी को हरा दिया तो पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी और पता नहीं आगे क्या होगा। अब क्योको भी उस ब्लैक होल में खिंचने लगती है। ईबा कहता है क्योको मुझे यहीं रहना होगा, मैं हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ किसी दिन मैं वापस जरूर आऊंगा अपने बच्चे को लेकर। और हाँ, मैं इस बच्ची का नाम रखता हूँ कुबलाई, जो कि रियलिटी में जेंगिस खान के ग्रैंडसन का नाम था। उसके बाद ईबा बन जाता है जेंगिस खान द किंग ऑफ वुल्व्स और फिर वो मंगोलियन आर्मी को चलाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्योको जो थी वो प्रेजेंट टाइम में वापस आ चुकी है और एक दिन फिर वो जाती है म्यूजियम और वहां उसे दिखता है एम्परर कुबलाई का नेकलेस, जो कि वही नेकलेस था
जो उसने ईबे को गिफ्ट किया था। और बस ये मांगा खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मांगा? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके जल्दी से 50K करा दो। एंड हाँ, अगली मांगा कौन सी कवर करूं वो भी कमेंट करना। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।